अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। क्या चाल है? ठीक है मैम। ठीक ठाक? जी मैम। जी जनाब, किधर है क्लास? आज मैं सोच रही हूँ हम किसी का वेट ना करें सहरिश। ठीक ठीक है मैम। शुरू कर दे। जी अस्सलाम मैम। वालेकुम, शाताज भी आ गई। आ रहे हैं बस बच्चे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, क्योंकि आज का टॉपिक जरा लंबा है ना, सो मैं चाह रही थी, आई जस्ट वांटेड इट टू बी फिनिश्ड ऑन टाइम। अच्छा जी, ये मुझे बताओ कि इसोफेगस और स्टमक में कुछ समझ आई है? जी मैम। आई है, बड़ा हल्का सा का है। नहीं मैम, मैम आगे ये समझ। अभी ब्रेक है ना थोड़ी सी, तो बेटा 9:55 पे मुझे लेक्चर आई का वांट टाइम है। ये थोड़ा सा, अगर आप लोग इसके मैम माइक के साथ। शहताज कह रही है कि एक्चुअली हमारा लेक्चर जो है ना 9:55 पे स्टार्ट होना है, इस वजह से बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। ब्रेक है अभी अभी थोड़ा। 9:45 नहीं हुए? हो गए हैं मैम बेटा। 9:55 पे अच्छा, आई एम स्टार्ट। सॉरी, 55 आई एम पे है। सॉरी। ओके ओके, चलो फिर ऐसी ही बातें कर लेते ठीक है मैम। हैं। रोजे मैम ठीक गुजर रहे हैं। एक ही मसला है, बस नींद नहीं पूरी होती। पढ़ाई ठीक हो रही है? मुश्किल मैम पढ़ाई तो नहीं हो रही। नहीं हो रही? चलो, तुम लोग जो लेक्चर्स में सुन लेते हो ना बेटा, और अपनी असाइनमेंट्स अगर टाइमली कर लेते हो, ये भी आप लोगों को इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ठीक है, अभी आप करीब आप लोगों के जो लेक्चर्स जिस तरह हुआ करेंगे, प्रोबेबली आफ्टर माय लेक्चर्स, जो नया तरीका सबके लेक्चर्स का है वो ये है कि आप लोगों को अ डे बिफोर लेक्चर्स रिकॉर्डेड आप लोगों को भेज दिए जाएं, और फिर जिस दिन आपका लेक्चर होगा ना, जैसे आज का दिन, सो उस दिन फिर सिर्फ इट वुड बी एन इंटरैक्टिव क्लास, क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसे। तो आपको वो लेक्चर्स पहले पढ़ने होंगे, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे एक दिन पहले, और उस दिन फिर उस लेक्चर से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और क्विज हो। ठीक है, कोविड के क्या हालात हैं? घर सब खैरियत है? यस मैम, अल्लाह का शुक्र। वेरी। असाइनमेंट्स ठीक जा रही हैं? एलएमएस पे अपलोड हो रही है बेटा? यस मैम, कर दिए हैं, काफी बच्चों ने कर दिए हैं होती जा रही अपलोड। है। यह है कि आप लोगों को मिली है ना असाइनमेंट्स, कर रहे हो आप लोग? यस मैम, मैं कह रही हूँ काफी बच्चों ने अपलोड सबमिट करा दी हुई है जीआई की, अच्छा, स्टमक और एसोफेगस। बिल्कुल सही। कि मुझे कितनी देर रह गई है? 6 minutes to go. उनसे कहना टाइम से पहले ही आ जाए, टाइम से पहले रिपोर्ट है। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या लगा जीआई में? सबसे मुश्किल टॉपिक? अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा। जब पढ़ोगे बुक से तब लगेगा। मैम असाइनमेंट करते हुए नहीं लगा, असाइनमेंट बुक से की है। असाइनमेंट, बस अगर असाइनमेंट है ना, ये एक जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट साइन है कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इट्स अ सॉफ्ट साइन। मैम बस ये है कि ऐसा मतलब बाद में अगर सारा पढ़ ले तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज एसोफेगस में पड़ी थी, क्या स्टमक में पड़ी थी। मैं आपको बताऊं, इसका बहुत आसान तरीका है। आपने सिर्फ ये देखना है कि सिम्टम्स वाइज, बेटा जब एमसीक्यू आता है ना, तो सबसे पहले ना एमसीक्यू के 2 रूल्स हैं। नंबर 1, जो पहला आंसर आपके जहन में आता है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जब आपने जो पढ़ा होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और फिर जब आप उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट देखते हैं तो वो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। सो वो आंसर यूजुअली सही होता है। उसके बाद में जब हम अपनी जहानत लगाना शुरू करते हैं तो आंसर गलत कर देते हैं।
ठीक है, सो यूजुअली जो सबसे एमसीक्यूज का है यही कि जो सबसे पहले आंसर आपके जहन में आता है दैट इज यूजुअली द राइट वन। और जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसमें, वो ये है कि आपने जब एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़नी है ना, तो आपने सिर्फ नैरो डाउन करना है कि मेरे से कौन सा सिस्टम पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आपसे आपको लगता है मेरे से एसोफेगस पूछ रहे हैं, तो फिर एसोफेगस की जो टर्म्स हैं आपने फिर उनमें से देखना है किसमें फिट इन होता है। ठीक है, जैसे हर एक की। और ये अभी आपको शाहताज इसलिए बेटा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने खुद नहीं पढ़ा हुआ, आप लोगों ने भी देखो सिर्फ सुना है। जो सुना है तो आपको सब मिक्सअप लगते हैं, लेकिन ये सब मिक्सअप नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जहां अल्सर होगा उसकी एक ही तरह की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ब्लीडिंग, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, और डिजीजेस की और तरह की होंगी। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, मैम एक्सक्यूज मी। जी बेटा। मैम मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि असाइनमेंट जो आपने हमें दी है वो हमने सबमिट तो करवा दी। आपको जो सी सबसे अच्छी लगे ना मैम वो प्लीज हमसे शेयर कर देंगे। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है फिर पेपर में। ओके ठीक है, ठीक है। और मैम वो जो उसमें ऐसे है कि जो, ठीक है ठीक है बेटा, एससीक्यूज के लिए एक चीज याद रखो, एससीक्यूज ना उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती देखी जाती है, एमसीक्यूज में आपका नॉलेज देखा जाता है। सो अगर एससीक्यूज लिख रहे हो तो यूज ऑफ अ मार्कर इज अ मस्ट। ठीक है, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, क्वेश्चन 4 वो थोड़ा सा करो जो, और जिस चीज में आप डायग्राम बना सकते हो, एच पाइलोराई है तो उसका वो एक रफ सा डायग्राम बना लो, आपको पक्का पक्का एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और मैम वो जो पॉलिप्स वाला क्वेश्चन था मैम वो बहुत मुश्किल लग रहा था। क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं है अभी, नताशा वो भी हमने पढ़ा ही नहीं है। आई एम मैम सॉरी, वो वही ना उन्होंने वो पता नहीं करना मुझे है। ऐसे डाल दी थी, उसमें वो वाला नहीं था बेटा। आई एम सॉरी, मैंने उनसे कहा था कि सिर्फ जीआई के डालें, उन्होंने उसमें से वो निकाले बगैर एज इट इज जीआई का वो करके डाल दिए। सो मैम उसमें वो आप अब सॉल्व करना, करना है, सॉरी वो सॉल्व करना है। नो नो, अभी नहीं करना, मैं आपको जब पॉलिप्स पढ़ाऊंगी फिर करेंगे। ठीक है बेटा। मैम एक और बात भी थी कि हाँ। अगर आप क्वेश्चन के साथ उसके मार्क्स भी बता दें कि इसको किस मार्क्स के लिहाज से अटेम्प्ट करना है तो वो भी बेहतर हो जाएगा असाइनमेंट बेटा, में। मैं आपको बताऊं, असल में ना बेटा ये वाली जो है ना ये सिर्फ असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट मैंने आपको बताया, असाइनमेंट का मेन मकसद है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देना। सो ये एमसीक्यू तो सिर्फ मैंने वो छोटे छोटे वो वाले डाले थे जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा मैं देखूंगी अगर इस पे हो सके तो, लेकिन वैसे ये एमसीक्यू क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू लिखने से पे आ जाए तो इतना कुछ लिखा जा सकता है। किसमें बेटा? मैम मैं मैम कह रही हूँ अगर मार्क्स पता हो ना तो पता चल जाएगा इसमें कितना हाँ लिखना you're है, नहीं तो right, हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। you're right, मैम you're उन्होंने right। डिफरेंट पूछा हुआ था ना, पता नहीं था कि उसको सिर्फ इन्यूमरेट करना है या उसको क्या एक्सप्लेन पूछा भी हुआ था करना है, बेटा? तो फिर शाहताज मैम क्या पूछा काफी था? चीजें ऐसी थी, काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप सिर्फ नाम भी लिख सकते थे और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि एक्सप्लेन भी करना है कि सिर्फ नाम भी लिखने हैं। लेकिन कैसी, मतलब क्या चीज थी? मैम फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। हाँ एक आध मुझे एग्जाम्पल दो क्या? मैम अब जब जैसे क्वेश्चन था कि व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, इसमें डिफाइन नहीं पूछा हुआ था, इसमें व्हाट पूछा हुआ था, तो उसमें हम सब समझ नहीं आ रहा था कि कितना लिखें, डिफाइन हाँ करें या आगे क्या वेरी राइट एक्सप्लेन। शाहताज। अगर पेप्टिक अल्सर का आपको 2 नंबर का आएगा तो आपने इसमें डेफिनेशन और मिनिमम उसकी इटियोलॉजी के 2 फैक्टर्स, एनएसएड्स, एच पाइलोराई, 2-3 आपने बस चीजें बता देनी है। ठीक है, बाकी डिटेल नहीं बतानी। हाँ अगर ये आपके पास 3-4 नंबर का आएगा तो आपने अल्सर तक। हाँ और एक चीज और बेटा, जब भी कभी आपको कोई क्वेरी हो ना तो डिटेल्स ज्यादा लिखो कंपेयर टू कम। जैसे मैं एडवाइस करूंगी कि साथ में अगर एक लाइन आप कॉम्प्लिकेशंस की भी लिख दो तो ये एक बड़ा ही होलिस्टिक सा आपका वो बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो पैथोजेनेसिस और अल्सर की मॉर्फोलॉजी उसको गोल कर जाओ। मैम ये अगर मार्क्स पता हो ना तो उस लिहाज से अटेम्प्ट कर लें कि इसको कितना करना है कितना नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अब देख लूंगी कि अगर उसमें हो ना तो मैं उसके साथ में मार्क्स ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए।
ठीक है, लेकिन मैंने वैसे ये जिस नियत से बनाए थे ना, वो 1-2 लाइन आंसर्स थे, दैट्स इट। कि आप लोग ये, क्योंकि आप लोग बेटा पेप्टिक अल्सर सारा पढ़ लेते हो, लेकिन जब आता है ना व्हाट इज पेप्टिक अल्सर या डिफाइन पेप्टिक अल्सर, तो आपको ये नहीं पता होता पेप्टिक अल्सर को डिफाइन कैसे करना है। सो उसके मार्क्स होते हैं। मैंने सिर्फ वो वाली चीजें दी थी इसमें जो कि आप स्किप कर जाते हो, और मैं चाह रही थी कि आप स्किप ना करो, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट असाइनमेंट से बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको मार्क्स के साथ आपको दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। You're welcome बेटा। आप लोगों का फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को फायदा हो। आप लोग ही तो स्टेक होल्डर्स हो सारे। सो अगर आप लोगों को उसका फायदा नहीं हो रहा तो फिर उस एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। सो शैल वी स्टार्ट बेटा? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. किधर है क्लास बाकी? फोर्थ ईयर्स आप लोग बात नहीं सुनते हो वैसे। जितना मर्जी कह लो कि अपने कैमरास ऑन करो, वेरी रॉन्ग। अब इतने बड़े हो आप लोग, का बच्चा नहीं लगता कि बंदा एक आध दफा कह ही सकता है बस, ठीक है ना। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। अगर आपको एक दफा एक चीज कही है तो ये स्टबन चीज लगती है बहुत ज्यादा, कि हर दफा मैं आके एक ही बात करूं और हर दफा ही फिर दोबारा वही रिस्पॉन्स। डजंट कैरी अ गुड इंप्रेशन। बहरहाल लेट्स स्टार्ट। आप लोग एडल्ट्स, ऑल अप टू यू। ओके, सो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? Yes. Yes, ma'am. I am very happy with all who switch on their cameras and actively participate in the class. I am very happy and I am very grateful to you all. ठीक है? Okay, so let's start. अच्छा, कोई चीज familiar लग रही है आपको इधर on the screen? This is actually the whole small intestine. So remember that in the esophagus, the lining is Squamous. very good, stratified squamous. In stomach, the lining is Simple columnar. simple columnar. Excellent. And in the entire intestine, you have villi. Okay, you can appreciate the villi here. These projections are called villi. So this is one thing which is common to all parts of the small intestine: duodenum, jejunum, and ileum. These three parts, they have villi. No other component of the colon of the GIT has villi other than these. Okay? So you have villi in the jejunum, in the duodenum, and in the ileum. So how to differentiate between these three parts? Duodenum में क्या चीज होती है which is not present in the rest of the two? What do you have in duodenum which you don't have in the jejunum or ileum? Enzymes. Brunner's gland. Excellent. Brunner's glands in the submucosa. So they will not be present in the ileum, they will not be present in the jejunum, they'll only be seen in the duodenum. Okay? So with villi, if you see submucosal mucus secreting glands, we're talking about duodenum. And if we find villi and we find mucosal aggregates in the submucosa and mucosa, so we're probably talking about ileum, Pierce patches. Okay? So this is ileum. And when we find none of these in any part of the intestine, we're talking about jejunum, right? Or jejunum ke villi sabse zyada tall hoti hai. So remember, we have three parts of the small intestine: duodenum, jejunum, and ileum. In the duodenum, we have mucosal glands in the submucosa. These are called the Brunner's glands. The second thing is ileum. In the ileum, we have lymphoid aggregates which are present in the submucosa and push into the mucosa as well. Whereas in the ileum, in the jejunum, we have none of these. Okay? So this was one thing. So, okay, tell me, what part of the small intestine is this? Anyone else? Very good, Anusha. This is jejunum, right? You have tall villi, you see. Oh, just a bit.
So you have tall villi. This is the submucosa. You don't have mucosal lymphoid aggregates here. You don't have submucosal glands here. So this is jejunum. Shabash. Okay. So now coming to the next. G. So today we'll be doing the inflammatory bowel disease, a very like the most important topic of the entire GIT is inflammatory bowel disease. मैंने कितना कहा है peptic ulcer is important, Barrett's is important. Of all these, inflammatory bowel disease is the most important. You do not come across a paper where you have a lot of MCQs regarding inflammatory bowel disease and SCQs regarding this topic. Okay? So inflammatory bowel disease, first of all, remember it's an autoimmune disease and it comprises of two main diseases. One is Crohn's disease. Have you heard of these diseases? Have you heard of the name of these diseases? Yes, ma'am. Okay, so one is Crohn's disease, the other one is ulcerative colitis, and then there is also another very small, what you will say, a small category which has findings which are in between Crohn's and ulcerative colitis. So this is called intermediate colitis. Na wo idhar fall karta hai, na wo idhar fall karta hai. So about inflammatory bowel disease, remember, number one, it's an autoimmune disorder, and number two, it comprises of Crohn's disease and ulcerative colitis, and it's an autoimmune disease, right? You don't realize how strong your immune system is until it starts working against you. आप जो आज ठीक हो, सही सांस ले रहे हो, सही चल फिर रहे हो, it's all because of your immune system. The immune system is so strong, your immune system is so strong that you are healthy by all means. But what happens when the immune system is compromised? So immune system compromised होता है तो infection हो जाती है, और सबसे खतरनाक जब immune system अपनी body cells को मारने लग जाता है. Can you imagine? ये तो worst of all situations है कि वो अपने body cells को मारता जा रहा है. So वो situation जो होती है ना, that is what we call inflammatory bowel disease. So in inflammatory bowel disease, basically we have interaction of three main things. One is a genetic predisposition. You all know autoimmune diseases are genetically triggered. ठीक है? अगर माँ में है autoimmune disease, तो बच्ची में chances हैं कि ज़्यादा होगी, because it is genetically based disease. So then we have an immune system, and then we have environmental triggers. Immune system, अब ये तीन चीजें हैं. One is genetic, the other one is immune system. जो immune system है वो वैसे ही body के against हुआ है. So it is acting against the body. So this is the second thing, and the third thing are the environmental factors. What are environmental factors like? दो चीजें होती हैं: bacterial infection, viral infection, stress. आपको पता है autoimmune disorders में stress is one thing which exacerbates the symptoms. जो बहुत ज्यादा stress में type A personalities होती है ना, उनको autoimmune बहुत ज्यादा होता है. So these are basically the things that take part in the pathogenesis of Crohn's disease. It's an SCQ. ठीक है? So number one, normally whenever the body is under attack of some bacterial or viral infection, so what will happen? The immune system is going to respond. But what happens here, the immune system जो होता है ना, वो बड़ा दुखा हुआ होता है. बस उसको टच करने की देर होती है और वो एक्सप्लोड कर जाता है. सो अगर आपके एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट 4 इम्यून सिस्टम के सेल्स नॉर्मली आते हैं, तो इसमें एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट 20 आ जाते हैं. सो इट्स एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, एंड द मोर एक्टिवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स यू हैव, द मोर विल बी द डिस्ट्रक्शन दैट इट्स गोइंग टू कॉज. ठीक है? ऑब्वियसली वो तोड़फोड़ भी उतना ही ज्यादा करेगा. उसके गुस्से का ये आलम होता है कि उन सेल्स को मार के भी उसकी तसल्ली नहीं होती, फिर अपने सेल्स को मारने लग जाते हैं. So this is what happens. So the causative agents के response में the immune response is hyperactive. और दूसरी चीज ये होती है that you have some factors like stress which aggravates it. And number 3,
Number 3, the immune response itself starts acting against the body's own cells. ठीक है? So ये अभी मैंने आपको एक general outline दी है. We'll discuss it later. ठीक है? This is important. अब ये देखिए, ये भी मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी. So coming to ulcerative colitis and Crohn's disease. On this side you have ulcerative colitis, on this side you have Crohn's disease. Okay. Tell me the differences between the two that you can see from this gross picture. Coming to ulcerative colitis, this red part actually shows, this red part actually shows inflamed continuous mucosa. inflammation. जी, अच्छा. In Ulcerative ulcerative colitis, there is continuous inflammation. Very good, very good. In ulcerative colitis, the inflammation is continuous and diffuse. ठीक है? And what about Crohn's Crohn's में disease? patchy. It Crohn's is में patchy. patchy. Excellent, excellent. So this was one difference. different parts Second with difference. patches बने हुए. Ma'am, ulcerative colitis mostly limited to the colon and the rectum. Constriction. Very good, very good. The ulcerative colitis is limited to the colon and also to the left part of the colon, not involving or sparing the right part, right? ठीक है ना? Ulcerative colitis. What about Crohn's disease? It's also involved ileum and it has also parts. obstruction भी है और patchy भी है मैम. जी बिल्कुल, ये पैची भी है, लेकिन it may involve left side of the colon, but its predilection is more for the proximal part of the colon, that is the cecum, ascending colon, and the terminal eye. Right? समझ आ गई बेटा इस चीज की? So पैची तो ये है. दूसरा point ये है कि it's more prevalent on the right hand side, involving the ileum as well. And what important thing do we have in ileum? Pierce patches. We have Pierce Lymphoid patches and we have aggregation. absorption of vitamin B12. So if this part of ileum is affected, it's going to cause anemia, right? समझ आ गई बेटा? So this is another view. You can see that ulcerative. So this is the gross picture. Remember 3 points in gross. Number one, in ulcerative colitis, left side of the colon is involved. In Crohn's disease, mostly right side of the colon is involved. In ulcerative colitis, it's a diffuse swelling. In Crohn's disease, it's a patchy swelling. Number 3, in ulcerative colitis, usually the small intestine is spared, whereas in Crohn's disease, there is usually involvement of the ileum. Get it? And there is another finding. There is another difference between the two pictures. Yes, you have a stricture here. You do not have strictures in ulcerative colitis, but you do have strictures in the Crohn's disease. So 4 differences आपने gross पे भूलने नहीं है. Number 1, side of involvement, left side, right side. Number 2, small intestine की involvement, which is present in Crohn's, absent in ulcerative colitis. Number 3, diffuse involvement in ulcerative, patch involvement in Crohn's. And number 4, stricture formation in Crohn's, which is absent in ulcerative colitis, right? So now coming to the microscopy. ये बेटा जहाँ differences आएंगे ना between ulcerative and Crohn's, ये इसी तरीके से आप याद भी कर लोगे. So this is the microscopic appearance of ulcerative colitis and Crohn's disease. Now, can you please point out the differences between the two? जब मैं छोटी होती थी ना तो वो एक न्यूज़पेपर में आया करता था, 2 पिक्चर्स आती थी, उनमें डिफरेंसेस हमने करने होते थे. वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता. ठीक है, 6 डिफरेंसेस करो तो हम ढूंढते रहते थे. सो अब बताओ इसमें क्या डिफरेंसेस है? मैम जो Crohn's disease में काफी ज्यादा swelling हुई हुई है और उसमें लिमिटेड हुई हुई है, लिमिटेड So there is thickening of the gut wall in case of Crohn's disease and thinning of gut wall in cases of ulcerative colitis. ये gut wall देखो, ये muscularis mucosae है और ये आपका subserosal fat है. So ये सारी की सारी इतनी है और इसमें बहुत ज्यादा है. So number 1, wall thickness is more in Crohn's disease and it is less in ulcerative colitis. Very good. कोई और इसमें आपको फर्क पता चल रहा है? ओके, मैं आपको बताती हूँ.
देखो बेटा, इसके अंदर as the name indicates, it is ulcerative colitis. So the main pathology here is ulceration. And the inflammation here is limited to the mucosa and maximum to the submucosa. इसके नीचे नहीं जाता. ठीक है? So the type of inflammation is involving the mucosa and the submucosa. बहुत नीचे गया तो submucosa, that's it. But what will happen in Crohn's disease? It will be a transmural inflammation. By transmural we mean कि जो muscularis mucosa को भी involve कर रही है, and even it goes beyond that. So it involves the muscularis propria and it involves the serosa as well. ठीक है ना बेटा? So ये दूसरी चीज है. So the first difference is thick wall, thin wall. The second difference is in ulcerative colitis, it is an ulcerated lesion which involves the mucosa and submucosa. In Crohn's disease, it is a transmural lesion. MCQ, high yield clue. जहां transmural आएगा, they're talking about Crohn's disease. ठीक है? Number 3, both have ulcers. You have ulcers in both the conditions, but the nature of ulcer is different. In cases of ulcerative colitis, it's a broad-based ulcer. Ulcerative colitis में it's a broad-based ulcer. देख रहे हो? ये जो चीज नजर आ रही है ना, what is this? ये normal है, abnormal है? ये नॉर्मल है. Abnormal है. ठीक है? This is normal. Actually इतना broad-based ulcer है कि ये फिर आपको pseudo polyp की form में नजर आते हैं. जो normal mucosa है ना, it gives you the appearance of a pseudo polyp. ऐसे लगता है polyp बना हुआ है. Actually it's not a polyp. This is the normal mucosa. और ये इतना prominent इस वजह से लगता है because you have a broad-based ulcer here. ये देख रहे हो आप बेटा? समझ आ गई इसकी? So the ulcers in cases of ulcerative colitis are broad-based. Are broad-based ulcers which give the mucosa an appearance of a pseudopolyp. ठीक है? A false appearance of pseudopolyp. इसलिए हम उसको pseudo means false, झूठा, and polyp वो कहते हैं. And what happens in Crohn's disease? In Crohn's disease, the ulcers are usually, you have fissures. You have ulcers also, लेकिन you have fissures. ये fissure है. जैसे किसी तलवार का कट नहीं होता, knife's cut, उस तरीके से this is a fissure, and you know it's going deep till this is the muscle layer, muscularis propria. So there is a difference in the type of ulcers as well. We use the word aphthous ulcers for Crohn's disease and broad-based ulcers for ulcerative colitis. As a result of the broad-based ulcers, the second finding that you get is ये देखो. So broad-based ulcer की वजह से तीसरा difference साथ ही आ जाएगा pseudopolyp appearance. ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? There will be transmural inflammation and the ulcers will be aphthous ulcers which will be minute, लेकिन they will be quite deep. ऊपर से तो छोटे नजर आएंगे, लेकिन अंदर से they'll be quite deep. बिल्कुल ऐसे जैसे किसी knife का. ये देखो, it's a fissure. Fissure is a बिल्कुल sharp extension actually. समझ आ गई है बेटा इसकी आप लोगों को? ये differences. So these are the differences that you find on the microscopy. Number 1, the wall thickness is less in ulcerative colitis. It is quite thick in cases of Crohn's disease. Number 2, the ulcers, the inflammation that is limited to the mucosa and submucosa in cases of ulcerative colitis, but it is transmural in cases of Crohn's disease. Number 3, the ulcers are broad-based in case of ulcerative colitis, but the ulcers are aphthous ulcers which are deep fissure-like in case of Crohn's disease. And lastly, you have appearance of pseudopolyps in case of ulcerative colitis. ठीक है? और एक चीज देखो, यहाँ पे जब सारी की सारी inflammation fat तक जाएगी, so it is going to cause fat wrapping. मैं आपको आगे बताऊं. So this is what happens in Crohn's disease, right? Crohn's disease females में ज्यादा common है. Young females 20s to 30s की age होती है इनकी, जिसमें ही common होती है, and the patient presents with severe diarrhea.
ठीक है, और द पेशेंट हैज लो ग्रेड फीवर। ये हिस्ट्री ऐसी होती है, ब्लडी डायरिया, हिस्ट्री ऐसी होती है कि जो क्लिनिशियन होता है ना, बिकॉज tuberculosis, intestinal TB is more common in our part of the world than in West या than Crohn's disease. So जो पहला differential comes to the mind of the clinician is कि I am probably dealing with a case of intestinal TB. ठीक है, तो दोनों के अंदर यही होता है, डायरिया होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, वेट लॉस होता है, they can have bloody stools and they can have severe malabsorption. If you have TB of the small intestine, of the ileum, or you have Crohn's of the ileum, so you're going to have anemia because of vitamin B12 deficiency. समझ आ रही है बेटा? So the clinical DD of this condition is with tuberculosis, right? समझ आ गई बेटा? So Crohn's disease is a disease which is common in young females. It's common in young females. Abdominal pain होती है. Usually patient कहता है कि बहुत tenesmus हो रहा है, and he feels better once she goes to the toilet. और malabsorption वगैरह होती है. So ये हम, so these are the aphthous ulcers. ये पिन पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं बेटा? Yes, ma'am. ये aphthous ulcers हैं. ऊपर से ये छोटे नजर आती हैं, लेकिन ये अंदर बहुत डीप हो जाती हैं. So ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, म्यूकोजा, this is actually sort of the normal कह लें आप, या regenerative सा म्यूकोजा होता है. So the ulcers are deep. हम आगे चलते हैं. This is called cobblestone appearance. इसकी शक्ल मिल रही है ना with this appearance? This is called cobblestone appearance. Yes, And what are yes. cobblestones? Cobblestones are actually derived from natural material. ये natural, ये नदियां और ये जो चीजें होती हैं ना, इनमें आपको नजर आती हैं ये cobblestones. ठीक है, और ये नदियों के पास, चश्मों के पास ये पत्थर नजर आते हैं, और यही यूज होते हैं मोस्टली फॉर पेवमेंट रोड्स, स्ट्रीट्स के ऊपर, स्पेशली इन द वेस्ट. अब तो इधर भी बहुत होने लग गए. सो दिस इज कॉल्ड कॉबलस्टोन. सो इट गिव्स यू अ रफ अपीयरेंस, यू डोंट स्लिप. इसी वजह से ये यूज की जाती हैं. ठीक है, स्टीप्स जहां पे होती है वहां पे ये यूज करते हैं ताकि कोई स्लिप उस तरह ना. सो ये वाली जो चीज है, दिस इज द कॉबलस्टोन अपीयरेंस, and this is the appearance that we see through a through an endoscope. So this is the part of Crohn's disease. This is the endoscopic picture of ulcerative colitis. So these are the pseudopolyps. That is, this is the normal epithelium and the rest is ulcerated. Okay, so this is the picture. You see pseudopolyps on endoscopy. Okay, ulcerative colitis में. Whereas in Crohn's disease, because of multiple aphthous ulcers which go deep down, you have this appearance which is called cobblestone appearance. ठीक है, so this is the cobblestone. अभी हमने माइक्रोस्कोपी में डिफरेंसेस कर लिए हैं, अब एंडोस्कोपी के डिफरेंसेस हैं ये हमारे. So just remember, number one, in microscopy the wall is thick in case of Crohn's disease. Crohn's And disease. thin in case of ulcerative colitis. Ulcerative colitis. Yes, the inflammation is limited to the mucosa and submucosa in case of Ulcerative colitis, but it is transmural in case of Crohn's disease. Number three, the ulcers are broad based in case of Ulcerative colitis. ulcerative colitis, and there are aphthous ulcers which are deep fissuring, which is seen in cases of Crohn's disease. Coming to the endoscopic picture, you have this finding where you have pseudopolyps in Ulcerative colitis. very good, and you have cobblestone appearance in Crohn's disease. Very well done. बच्चों, ये एक ऐसी पिक्चर है जो कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी कोई आप लोगों के लिए मतलब ऐसे ढूंढ के रखी है. ये इतनी अच्छी पिक्चर है कि अगर आप सिर्फ इसको याद कर लो ना, तो आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी इनकी याद हो जाती है. सो देखो, this is the normal gut wall, colon wall, right? And this dotted line is the muscularis propria, right? And this yellow line is the serosa. So this is the normal thickness of of the normal colon wall. So what happens here? These are the changes which you find in
in Crohn's disease. So there is a you can see that there is inflammation, dense inflammation, which is involving all layers, including the muscularis propria. So we call it transmural inflammation. You get it, beta? ठीक है? Yes, So ये wall thickness थी. अब ये wall thicken ज़्यादा हो गई है because of dense inflammation, and that dense inflammation is transmural. ठीक है? It is extending up till the serosa, but so far आपको ये yellow serosa नजर आ रहा है? Yellow serosa is intact, right? So these yellow ones are the granulomas. This is one condition which bears another similarity to Crohn's disease, to tuberculosis, that it forms granulomas. But those granulomas which are in tuberculosis are caseating granulomas, whereas the granulomas in case of Crohn's disease are non-caseating granulomas. They are simple granulomas. So ये मैं आपको detail अभी बताती हूँ. So अभी सिर्फ ये देखें. So in the mucosa आपको क्या नजर आ रहा है? In this side, just remember 3 चीजें. Number 1, wall thickness is increased. Number 2, there is dense inflammation which is transmural, and number 3, you find granulomas. Right? Right? Yes, ma'am. अब आगे चलिए. ये जो picture अब मैं दिखाऊंगी ना आपको, this is all about the complications which are associated with Crohn's disease. This was the normal happening in Crohn's disease. ये सारा sequence of events है which happens, and if it's not controlled, it's going to get worse and it's going to evolve into this type. अब इसमें क्या होता है? Number 1, if the inflammation, it becomes pussy. Obviously, inflammation एक खास हद के बाद, immunocompromise के बाद pus आने लग जाती है, or whatever. So आप देखें, if there is a connection of the mucosa with the serosa, here you can easily see that this line is breached. देख रहे हो, this serosa, yellow वाले serosa is breached. इसका मतलब है ये सब कुछ इधर चला गया. So number 1, you'll have perforation. If the serosa is breached, you're going to have perforation. ठीक है? दूसरी चीज है, if instead of perforation, that area gets walled off there. इधर ही वो बजाय abdomen में जाने के वो wall off हो जाता है. This is called abscess formation. So you can have perforations here. You can have abscess formation here. And number 3, if it gains entry into the serosa of another, आपको पता है बेटा, जो pus या जो inflammation है ना, it's destructive. ये जिस चीज को लगेगी, it's going to erode that area. So if it happens to reach the serosa, and if it happens to encounter the serosa of another gut adjacent to it, so उसके अंदर चला जाएगा तो it's going to form fistula. So 3 complications हमने की. It may cause perforation. It may wall off itself and cause pericolic abscess formation, and it may cause fistula formation अगर ये उसमें उसके साथ वाली किसी gut के अंदर penetrate कर जाते हैं. And none of these complications will be seen in ulcerative colitis. Why? मैम उसकी इन्फ्लेमेशन इतनी ब्रॉड नहीं, मतलब इतनी डेंस इन्फ्लेमेशन नहीं है. Dense बहुत होती है, लेकिन it's only submucosa deep. और ये इन्फ्लेमेशन तो सिरोजा पे जाके आ रही है. और ulcerative colitis is transmural. ठीक है? So वो सिरोजा को involve करती है. अगर वो transmural है, so it may or may not cause these complications. But if it involves the serosa, it will either cause perforation, or it can wall off itself to form a pericolic abscess, or it can perforate another part of the gut and form a fistula. ठीक है बेटा? ये देखो. And this is called fat trapping. आपको पता है सिरोजा के next you have mesentery. इधर mesentery होती है ना. Serosa is just like a serous glue-like fluid. So whenever that fluid, ये देखो, ये serosa है yellow color का. इस serosa के बाहर you have fat. So अगर यहाँ पे serosa is the serous sticky सा थोड़ा सा fluid होता है, obviously, क्योंकि उसमें abscess का भी component आ जाता है. So serosa अगर वो उधर हो जाता है तो वो थोड़ा सा stick कर जाता है. So it is called fat wrapping. Instead of undulating, that fat wraps around that area of the colon where we have serositis. So ये देखें, this is the normal healthy colon.
This is ulcerative colitis. As you all know, in ulcerative colitis, since the inflammation is still submucosa, therefore you will not find any features of serosal involvement. और वो complications, बेटा आपको इस चीज की समझ आ रही है? Yes. अनुषा, Yes, समझ आ ma'am, रही है? सहरिश, फातिमा, फिशार, बेटा समझ आ रही है? हसनैन, Yes, ma'am. ओके देखो बेटा, आप लोगों ने ना इन दोनों में डिफरेंसेस करने हैं. सो डिफरेंसेस में फैट रैपिंग इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ठीक है, फैट रैपिंग का मतलब है सिरोजा इज इन्वॉल्व्ड एंड सिरोजा विल नेवर बी गोइंग टू is never going to be involved in ulcerative colitis because that is just submucosal deep inflammation. ठीक है, so all these are, अब ये देखो इन दोनों की डिफरेंस देखो. So point out the differences between the two. This is ulcerative colitis, this is Crohn's disease. Number one, fat trapping. Fissure. That is the Usme feature fissure. of Crohn's disease, not present in ulcerative colitis. Mhm. You'll have That's why- deep fissures. You'll have cobblestone appearance. ठीक है, whereas here you'll just have ulcers. बाकी बाहर से देखने में वो ठीक लगेगा, सिर्फ जरा सी thin लगेगा cut section. So now I expect you all to please ask yourself, are you clear of these concepts? Mucosal ulceration. जब Yes, mucosal ma'am. में ulcer होता है, that is the difference between mucosal ulceration and a fissure. Fissure is a knife-like deep ulcer. ठीक है, नाइफ लाइक डीप. मैंने आपको दिखाया था ना उसमें, वो अभी आगे भी दिखाती हूँ, शायद आगे भी हो. नहीं, ओके. सो परफोरेशन, यू ऑल नो व्हाट इज परफोरेशन? Yes, ma'am. व्हाट इज परफोरेशन? जब होल बन जाते हैं. जब, हाँ जी बिल्कुल, जब Oh, म्यूकोजल कंटेंट्स सिरोजा तक पूरा पाथ एक बन जाए और वो बर्स्ट कर जाए. ठीक है, सो दिस इज परफोरेशन, सिरोजल ब्रेकेज. एंड सिरोजल एब्सेस मैंने आपको बता दिया है. अगर वो परफोरेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और वो साथ साथ वॉल ऑफ होती जा रही है, तो वो सिरोजा की ही जैसे, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा जैसे पेरिएपेंडिसाइटिस होता है. ठीक है, जो हम कहते हैं कि पेंडिकुलर एब्सेस बन गई है, वो उधर ही वॉल ऑफ हो जाती है अपेंडिक्स के पास. एंड देन यू हैव फिस्टुला फॉर्मेशन. फिस्टुला फॉर्मेशन इज द कंडीशन इन विच टू म्यूकोजल सर्फेसेस communicate to one another. ठीक है, so these are all complications of Crohn's disease. So this is another picture, ये आप देख रहे हो. ठीक है, इसमें ये आपका अल्सर बन रहा है. This is all ulcer slough. It's going deep, narrow down a little. So ये है आपके fissures होते हैं. And this is granuloma formation. This is a granuloma. ठीक है, देख रहे हो, this is a granuloma. You find जब भी बेटा आपको सिनेरियो आएगा, आपने देखना है कि right side of the colon में there are two differentials. Either they are talking about intestinal TB, less likely, or they are talking about Crohn's disease, जो कि ज्यादा उसका सिनेरियो बनता है. TB का जब पूछना होता है तो वो यूजुअली आपसे और किसी फॉर्म में पूछ लेते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं. So this is the granuloma highlighted over here. ठीक है, and then this is another granuloma. You can see giant cells, but you do not find any sort of necrosis. आप देख रहे हो, आपको giant cells नजर आते हैं, you will not find necrosis. So these are non-caseating granulomas. Okay, जैसे हमने उसमें किया था, the same holds true for we use the word pit for stomach and crypt for intestines, colon वगैरह. So whenever you have activity, whenever you have neutrophils, you call it activity. बस ये आप समझ लें. In technical terms, whenever you say that we have inflammation here, that means you have activity there, right? So you have activity, that is you have inflammation in the lamina propria. Or कौन सी inflammation? We're just talking about neutrophils. So if you have neutrophils in the lamina propria, we call it activity. If you have neutrophils in the colonic crypts, so we call it cryptitis, just like we call pititis in cases of H. pylori induced gastritis. And when these neutrophils gain access to the lumen of the crypts, we call it crypt abscess. So this is often asked in your SCQs. ठीक है, ये ज्यादातर morphology बताई जाती है
अल्सरेटिव कोलाइटिस की यही क्रोन्स की है, इसमें एक चीज ऐड हो जाती है एंड दैट इज ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, सो यू हैव, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रोन्स डिजीज, माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रोन्स डिजीज इज mucosal ulceration, deep set fissures, transmural inflammation, and you have cryptitis, crypt abscess, and activity in the lamina propria, plus the most important, you have granuloma formation. Okay, what is this called? Ye kya hai? Crypt. जी जनाब। बिलाल, ये क्या है बेटा? Ma'am, I don't know. Because you were sleeping, because you had your eyes closed. This is wrong. Cryptitis. This is cryptitis. Very good. Very good. This is cryptitis, right? And what is this? Crypt abscesses. This is abscess. Abscess means collection of neutrophils. So when the collection of neutrophils occur in the lumen, it is called crypt abscess. So remember, only girls can be granulomas. Yani ke this is more common in girls. They have granulomas. The inflammation involves all layers, and you have skip lesions. This is what we call Crohn's disease, right? So, आपका टाइम कब तक है बेटा? मैम 40 तक है। अच्छा 40 तक है। So, shall we revise it a bit? कि आगे चलें? थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, what happens in Crohn's disease, in ulcerative colitis? हम कर चुके हैं, जो हमने किया है वही ulcerative colitis है। Okay, so इधर आप देखें, this is the lining of colon. You do not find any villi, but you just have crypts which are arranged in a pattern which is called test tube in a rack appearance. इसको कहते हैं test tube in a rack appearance. ये क्रिप्ट्स की खास बात ये होती है कि ये सारी की सारी क्रिप्ट्स बेस इनकी एक ही लेवल पे होती है। ठीक है, this is the typical feature of Crohn's disease. Just I'm done. Okay, so we'll take up it next time. We'll take this up next time. Okay, so with this we come to the end of Crohn's disease, and tomorrow we'll take up ulcerative colitis. Thank you very much, Bachu. Thank you. Okay.